अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर यूके SSC पेपर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने आज बॉबी पवार से पूछताछ की है और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद में बॉबी पवार को छोड़ा गया है। पेपर लीक से जुड़े सबूत भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा के 3 पेज वायरल होने से हंगामा मचा हुआ है और बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये पेज वायरल किए थे। चमोली में नाबालिग स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपी टीचर को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा की गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी पर नाबालिग स्टूडेंट्स के यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित परिवारों ने 31 नवंबर को कोतवाली चमोली में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर एक छात्र और छात्रा से छेड़छाड़ की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक टीम उत्तर प्रदेश भेजी गई। टीम ने 12 घंटे के भीतर बिजनौर के जलालाबाद में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से आरोपी टीचर को हटा दिया गया है। यूनुस अंसारी के अनुबंध को रद्द कर दिया गया। बिजनौर के जलालाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हरिद्वार में शनिवार रात को हुई एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाले खुलासे में सामने आया कि मृतक के इकलौते बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी और 21 वर्षीय आरोपी युवक ने अपने 2 साथियों के साथ में मिलकर पिता के हत्याकांड की साजिश रची और गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने पिता के सिर में तमंचे से गोली मार दी। कलयुगी के बेटे ने इसके लिए 2 युवकों को 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी और हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद में बहादुराबाद थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी यशपाल नशे का आदी है और पिता की संपत्ति हड़पने के लिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया। मृतक भगवान सिंह एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान थे। जो वादी है एक्चुअल में वही इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड होना बताया गया। वादी जो मृतक है उसका खुद का बेटा है, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की गई। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन से सटे हुए बनभूलपुरा पर अतिक्रमण और कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है, जिसके चलते इलाके में हलचल है और इलाके में पुलिस की सरगर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी इस 30 हेक्टेयर जमीन पर 3500 घरों में करीब 5000 से ज्यादा परिवार बसे हैं। इन सभी परिवारों की निगाह मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी कि इनके घर बचेंगे या टूटेंगे। जाहिर है ये ऐसा सवाल है जो बनभूलपुरा के इस इलाके के लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। प्रशासन की भी टेंशन बढ़ी हुई है, लिहाजा पुलिस ने भी फ्लैग मार्च कर अपनी तैयारी का नमूना पेश किया है। इसमें जितने भी जो भी इलाका है, चाहे रेलवे स्टेशन है या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, सभी जगह अलर्ट किया है और हम लोगों ने साथ में ही एक यातायात प्लान भी बनाया है कि जो डाइवर्जेंस हों, जो इधर को मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हों, आने जाने वालों पे नज़र रखी जाएगी। बाहरी लोग इस समय इस इलाके में ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। यही नहीं, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा। जो पहले से चल रहा है पुनर्वास की तरफ, अगर पुनर्वासी का जहन बना है तो उसको भी कबूल करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको माननीय होगा, कबूल किया जाएगा और उसी की हम यहाँ अपील भी कर रहे हैं लोगों से। दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास की 30 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश साल 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है, जिसके खिलाफ बनभूलपुरा में रेलवे पटरी से सटे हुए इंदिरा नगर, ढोलक बस्ती, लाइन नंबर और ठोकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बनभूलपुरा के मामले में सीएम धामी का कहना है कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस है। जो प्रकरण है काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहाँ से बनता है, पहाड़ और मैदान का एक सेतु भी है, वो एक केंद्र बिंदु है, इसलिए उस स्थान का विस्तार होना रेलवे सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून में प्रशासन ने सीएससी सेंटरों पर सख्ती शुरू कर दी है और जिले में चल रहे करीब 1800 सेंटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और सेवाओं की लिस्ट देखी जा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संचालक केवल अधिकृत सेवाएं ही दे रहे हैं। शिकायतों में सामने आया कि कई सेंटर तय सीमा से ज्यादा शुल्क वसूल रहे थे और लोन और सरकारी योजनाओं के नाम पर अतिरिक्त वसूली कर रहे थे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कदम पारदर्शिता और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया है। तो ये एक गंभीर मामला है और इसमें हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के फॉर्जरी, डाइवर्शन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वो किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और इस तरह के कई सारे सीएससी अब हमारे रडार पर हैं, उनका बैकग्राउंड वर्क किया गया है और एक एक करके उन सब पर इसी तरह से नकेल कसी जाएगी। उत्तराखंड के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन किया गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन सोमवार को जारी हुआ। इसके अनुसार देहरादून और नैनीताल में राज्यपाल के आधिकारिक निवास को अब लोक भवन कहा जाएगा। ये नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर के आदेश के बाद हुआ है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया गया कि राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया जाए। पत्र में कहा गया कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाता है। दरअसल पिछले साल हुए राज्यपाल सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में देश और विदेश से आए तमाम संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की और कई सुझाव भी दिए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि संस्कृत देववाणी है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को बढ़ावा देने और इसे आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। संस्कृत ग्रामों की स्थापना भी इसी योजना का हिस्सा है। ये तो हमारी देवभाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जनजन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो काम हम आगे बढ़ाएंगे। पिथौरागढ़ में बॉर्डर के लिए इनर लाइन पास बंद कर दिए गए हैं और इनर लाइन पास बंद होने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा भी पूरी हो गई है। इस साल आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 36,000 के पार जा पहुंची है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हायर हिमालय में इन दिनों कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। ऐसे में पिथौरागढ़ प्रशासन ने इन इलाकों के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पास बंद कर दिए हैं। इनर लाइन पास मिलने पर ही सैलानी आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल और ओल्ड लिपुलेख पहुंच पाते हैं।
इस साल आदि कैलाश यात्रा 30 मई से शुरू हुई है। बीते 5 महीनों में 36,526 सैलानी यहां पहुंचे। सैलानियों के इस आंकड़े ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 में पीएम मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के बाद ये इलाका धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। वो 1 तारीख से बंद हो जाएगा, तो उसके संबंध में जो सूचना होती है वो उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत होती है, तो वो निर्गत कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो मौसम की भी प्रतिकूल स्थितियाँ हैं, तो 1 तारीख से फिर उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पार जा पहुंचा। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार जा पहुंची, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल बॉर्डर के ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। कुछ जगह हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, अदरवाइज वहाँ तक का रूट काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, आप जब पहुँचते हैं आदि कैलाश, वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो इतना मन को मोह लेती है कि जितनी भी आपको थकान लगी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराएगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहाँ की राह काफी आसान हुई है। यही वजह है कि देश दुनिया के सैलानी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा में बढ़ती सैलानियों की संख्या साफ इशारा कर रही है कि आने वाले सालों में ये आंकड़ा काफी आगे जाने वाला है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बॉर्डर के इलाकों में जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार से गौ सेवकों ने दंडवत यात्रा शुरू की है। सोमवार को हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा में कई गौ सेवक मौजूद रहे। ये यात्रा हर की पैड़ी से परेड ग्राउंड देहरादून तक की जाएगी। यात्रा में चल रहे गौ सेवक रोजाना 3 किलोमीटर सड़क पर लेटकर चलेंगे और गौ सेवक विनोद चंद्र भट्ट और अनिकेत गिरी ने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग सरकार से की जा रही है। उन्होंने सभी हिंदुओं से यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू की दहशत लगातार बनी हुई है और मनेरी और नटीन गांव के आसपास लगातार भालू देखे जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहली वीडियो मनेरी की है, जहां पर भालू गांव के पास में पहाड़ी पर बेखौफ घूम रहा है, तो वहीं दूसरा वीडियो नटीन का है, जहां पर खेतों में भालू भागता हुआ नजर आया, जिसके बाद में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने भालू प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ में कार्यशाला का आयोजन किया और ग्रामीणों ने सतर्कता बरतने की ग्रामीणों से अपील की गई। देश भर में साइबर ठगी का नया पैंतरा सामने आया है। अब ठग SIR अपडेट और BLO वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं। साइबर सेल ने साफ चेतावनी दी है कि अपनी जानकारी बचानी है तो पहले ठगों को पहचानना सीखें और किसी भी तरीके से अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन दिनों देश में SIR की हलचल तेज है। हालांकि चुनाव आयोग इसे समझा चुका है, लेकिन फिर भी नाम सुनकर आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ठग इसी का फायदा उठाते हैं। साइबर अपराधी खुद को सरकारी एजेंसी या टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताते हैं और कॉल पर कहते हैं आपका SIR अपडेट नहीं हुआ या आपका वोटर ID SIR में अपडेट किया जा रहा है, जिसके लिए आपके पास एक OTP भेजा जा रहा है या फिर कोई लिंक आपके नंबर पर भेजकर उसके अंदर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सतर्क रहें, यही बहाना बनाकर ठग आधार नंबर, OTP, बैंक डिटेल सब कुछ निकलवा लेते हैं, जिसकी शिकायतें अब साइबर सेल तक पहुंच रही है। OTP, अपना CVV, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे फ़ोन पे किसी अज्ञात से शेयर ना करें।
यही मैं इसमें कहना चाहूँगा। और इसमें एक संभावना रहती है कि इसमें ठगी का शिकार कोई व्यक्ति हो सकता है। वहीं साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठग आसानी से वोटर आईडी का डेटा भी निकाल लेते हैं और फिर BLO बनकर कॉल करते हैं। कहते हैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, जानकारी दे दो। लेकिन सच ये है कि आपका असली BLO कभी भी OTP नहीं मांगता, इसीलिए वेरीफाई BLO को ही जानकारी दें, वेरीफाई ठगों को नहीं। किसी भी तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन से आपको कोई भी OTP प्राप्त होता है या फिर कोई कॉल आती है या फिर किसी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा जाता है, ये सब धोखाधड़ी है, इनमें आपको नहीं फंसना है। क्योंकि अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें, किसी भी OTP को शेयर करेंगे तो हो सकता है कल के दिन आप ही की एक फर्जी आइडेंटिटी बना के एक दूसरा साइबर अपराध आप ही के नाम। अभी कई राज्यों में SIR के नाम पर फ्रॉड दर्ज हो चुके हैं। भले ही उत्तराखंड में अब तक शिकायतें नहीं आई हों, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है। सावधानी रखें, वरना SIR अपडेट कराने के चक्कर में आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो जाएगा और वो भी सीधे ठगों की जेब में। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देवभूमि को संतों की भूमि भी कहा जाता है। ऐसी ही एक जगह है नैनीताल अल्मोड़ा के पास में काकड़ी घाट। माना जाता है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान मिला था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। काकड़ी घाट का ये धाम आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। कोसी नदी के किनारे यहीं पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की अनुभूति हुई थी। आज देश भर के लोग इसे जानने यहाँ पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाते थे। 1890 से 1898 तक 3 बार अपने गुरु भाई अखंडानंद के साथ स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुंचे। कहते हैं कि इसी स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अणु के अंदर उन्होंने देखा। आज देश भर के लोग स्वामी विवेकानंद को जानने यहाँ आ रहे हैं। ये कि कुछ हम ऐसा करें कि इसको कुछ सबको पता लगे, हमारे पूरे हिंदुस्तान में पता लगे, नॉट ओनली हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पता लगे कि विवेका जी यहाँ पे ज्ञान उन्हें भी हासिल हुआ। से विकसित तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, जैसे मोदी जी ध्यान कर रहे हैं आजकल, उस हिसाब से तो कम है अभी इसमें, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। काकड़ी घाट का ये धाम भगवान शिव और भैरव बाबा का धाम 500 साल पुराना है। कई संतों ने यहाँ ध्यान लगाया तो स्वामी विवेकानंद ने भी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। हालांकि 2014 में ये पेड़ सूख गया तो पंत नगर और जीबी पंत संस्थान ने इसी पीपल के पेड़ का क्लोन तैयार कर दिया। 2017 में ये पेड़ को रामकृष्ण मिशन द्वारा रोपा गया तो तेजी से ज्ञान का वृक्ष का विकास हुआ। आज यही ज्ञान वृक्ष यहाँ धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन रहा है। और आज वो वृक्ष आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय में, अल्प समय में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और एक चीज और जारी, जिस तरीके से पेड़ बढ़ रहा है उसी तरह काकड़ी घाट की महिमा भी बढ़ रही है उसी के साथ, उसी के सापेक्ष। ये तो जो भोलेनाथ का मंदिर है ये बहुत प्राचीन स्वयंभू है। भोले बाबा हैं, इधर भैरव बाबा हैं, ये भी स्वयंभू है। इधर इसी भैरव बाबा की वजह से स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भोलेनाथ की वजह से जो नीमपुर वहाँ से जो गुरु हैं सोमवारी बाबा, वो इसी की पूजा करते थे। आज यहाँ देश भर के श्रद्धालु पहुँचने लगे हैं। ऐसे में सरकार को इस धाम को विकसित करना चाहिए ताकि सुविधाएं यहाँ आने वाले लोगों को मिल सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। जौनसार बावर फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है समाज सुधार की एक अनोखी पहल। यहाँ के 25 गांवों ने मिलकर तय किया है कि शादियों में अब ना दिखावा होगा और ना ही नशा होगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर की खत शैली के 25 गांव ने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हाल ही में हुई खुली बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत शादियों में शराब और फास्ट फूड पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही महिलाएं अब सिर्फ 3 गहने पहन सकेंगी।
वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने पर परिवार को 1 लाख रुपए का जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ेगा। हमने भी 3 ही चीजें रखी और ये दारू ये भी बंद कर दी। जैसे मौकी के यहाँ बकरा ले जाते थे, मिठाई ले जाते थे, उसमें भी एक ही बकरा रखा, वो भी अपनी इच्छा का। और हमारे हिसाब से तो सब ठीक ही है। ये अब उल्लंघन करेंगे तो उसका भी दंड सुना रखा है। ये तो सही है, पर जो हम बोल रहे समाज बनना चाहिए तो हर चीज के लिए बनना चाहिए। जैसे दारू, नशा, ताश वगैरह ये होता है, ये सब भी बंद होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जब बना रहे तो जेंट्स के लिए भी होना चाहिए, समाज सब चीज़ों के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पहली पीढ़ी है वो तो भैया चल चुकी है, जो पिछली पीढ़ी होगी तो वही सीखेगी जो अगली पीढ़ी कर रही है। सामूहिक बैठक में लिए गए फैसले में भोज में मिठाई और फल दिए जा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट नहीं दिए जा सकेंगे। इसके साथ ही उपहार स्वरूप चांदी का सिक्का देना भी प्रतिबंधित रहेगा। इस पहल का मकसद है कि बढ़ती महंगाई और दिखावे की प्रवृत्ति को रोकना, ताकि अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो सके। जौनसार भावर की यह अनोखी पहल समाज में एक नई मिसाल कायम कर रही है। 25 गांव में लिए गए फैसले के बाद अब यहाँ की महिलाओं में समानता नजर आएगी, साथ ही गरीबी अमीरी की दरार भी खत्म नजर आएगी। यहाँ पर अब शादी समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने ही पहन पाएगी, साथ ही अंग्रेजी शराब और पासपोर्ट जैसी चीजें भी शादी समारोह में नजर नहीं आएगी। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 चक्राता। चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा शुरू हो गई है। दशकों से संचार की समस्या से जूझ रहे इन दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से चमोली के सीमांत गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा नए मोबाइल टावर लगने से अब ये दूरस्थ क्षेत्र नेटवर्क से जुड़ने लगे हैं। आजादी के बाद से नेटवर्क से कटे इन गांवों में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने लगी है। सरकार ने विशेष रूप से उन इलाकों को प्राथमिकता दी है जहां भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। वहाँ भी उसको सुचारू कर दिया गया है, तो वो काफ़ी फायदेमंद सभी क्षेत्रों के लिए रहेगा जहाँ की कनेक्टिविटी का इश्यू पूर्व में रहा है। ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा शुरू होने से आम जनता को तात्कालिक राहत मिली है। सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क सुविधा मिलने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में सीधा फायदा होगा। कनेक्टिविटी जुड़ने से सरहदों पर तैनात भारतीय जवानों को भी अपने परिवार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी ये सुविधा आने वाले समय में विकास का नया अध्याय लिखेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।